हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। तो आज हम लोग जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे जो प्रश्न हैं वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे यूपीएसएससी पीटी के एग्ज़ाम में। तो जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही लगातार मॉक टेस्ट की सीरीज़ पाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में आने की चांसेस उनके काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से कहना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपना पहला प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। ऑप्शन है 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 14वां शिलालेख। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वां शिलालेख जो है वो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। ठीक है, सबसे बड़ा है। और इस शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ था। ठीक है, किसका? कलिंग के युद्ध का वर्णन इसी शिलालेख में आपको देखने को मिलता है। जो अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें अशोक की जीत हुई थी, उसका वर्णन 13वां शिलालेख में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। ये आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में कि ऋग्वेद में जो निहित गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन है आपके अग्नि, मारुति, इंद्र या सावित्री। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावित्री जो देवता है, जिन्हें सूर्य देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव की उपासना को समर्पित है। इस मंत्र में सूर्य देव की प्रशंसा और उपासना देखने को मिलती है। तो आपको बता दें कि यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सावित्री। ठीक है, और ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए आगे लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अब हम अपना। और प्रश्न नंबर 3 आपका यहाँ हो जाएगा यहाँ पे कि वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। ये आपसे पूछ रहा है कि वह स्थल कौन सा है जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो यहाँ ऑप्शन है आपकी काशी, प्रयाग, अयोध्या या सारनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज या प्रयाग, जिसे पहला इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। वहाँ 643 ईसा पूर्व में, कितना? 643 ईसा पूर्व में महामोक्ष परिषद के नाम से, किस नाम से? महामोक्ष परिषद के नाम से हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक, कहाँ पर किया था? प्रयाग यानी इलाहाबाद में 643 ईसा पूर्व महामोक्ष परिषद के नाम से बौद्ध सम्मेलन आयोजन किया था। ठीक है, जिसमें ह्वेनसांग को भी निमंत्रण दिया गया था हर्षवर्धन के द्वारा, क्योंकि ह्वेनसांग के शासन मतलब हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? ह्वेनसांग जो है वो आया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि पंचमहल किससे संबंधित है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि पंचमहल जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन में है आपके हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या आगरा का किला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, और ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण किया गया था। और है कहाँ ये आपका? तो ये आपका पड़ता है फतेहपुर सीकरी, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है आपके 1924, 1925, 1926 या 1921। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन अध्यक्षता जो है वो सिर्फ एक बार की थी, सन 1924 में, जो कि कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। ठीक है, कांग्रेस के 39वां अधिवेशन जो कि बेलगाम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलगाम में हुआ था 1924 में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1924 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका कि खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई थी? ऑप्शन में है किंग्सफोर्ड, सोर, क्लार्क या बालो। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड जो था एक ब्रिटिश न्यायाधीश, ब्रिटिश मजिस्ट्रेट था, उसकी हत्या के प्रयास में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और 11 अगस्त 1908 की मुजफ्फरपुर साजिश में दोषी ठहराए जाने पर भी खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंग्सफोर्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका कि स्वदेश वाहिनी के संपादक, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? ऑप्शन है सीवी रमन पिल्लई, सीएन मुदालियर, के रामकृष्ण पिल्ले या सीआर रेड्डी। तो यहाँ आपका राइट आंसर है के रामकृष्ण पिल्ले द्वारा रचित है ये स्वदेश वाहिनी। ठीक है, स्वदेश वाहिनी जो एक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? के रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे अपना हम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन है आपके रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल या तारकनाथ दास। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो अखबार था वो तारकनाथ द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? तो अप्रैल 1908 में इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तारकनाथ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका हो जाएगा कि उड़ीसा बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उड़ीसा बिहार राज्य से किस वर्ष पृथक हुआ? तो ऑप्शन में है सन 1930, सन 1933, सन 1936 या 1937। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा और बिहार का विभाजन ऑप्शन नंबर सी, सन 1936 में हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा और बिहार का विभाजन हुआ था। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना हम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका निम्न में से किसे पेठा नगरी कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि पेठा नगरी किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि पेठा जो है वो आगरा का प्रसिद्ध है, आगरा का फेमस है पेठा। तो पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। और मथुरा का क्या फेमस है? मथुरा का पेड़ा प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं अब हम। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि सबसे बड़ी मस्जिद, आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। ऑप्शन में है पीर मस्जिद, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी मस्जिद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कि कहाँ पर है? जो कि दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद। ठीक है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये आपसे प्रश्न अगला पूछा जा रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। ऑप्शन में आपकी राजा मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर या जेम्स हिक्की। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में पहला जो समाचार पत्र है वो जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1780 में बंगाल गजट नाम का पहला अखबार प्रकाशित किया गया था। बंगाल गजट नाम से जेम्स अगस्ट हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिक्की आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे
और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लेंगे अपना हम कि विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन है। ये आपसे पूछ रहा है कि एक पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक, उसके रचयिता कौन है। ठीक है, विश्व इतिहास की झलक की पुस्तक के रचयिता आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लियो टॉल्स्टॉय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक। ठीक है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है विश्व इतिहास की पुस्तक 1934 में लिखी गई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1934 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अब हम। ये आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टार्ट हो गई है। यहाँ से क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के थोड़े लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। ये आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 70.64%, 65.70% या 68.7% या 72.9%। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 68.7% भूभाग पर उत्तर प्रदेश में कृषि की जाती है। ठीक है, कब? 68.7% भूभाग पर उत्तर प्रदेश में कृषि की जाती है। लगभग 65% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। कितने? लगभग उत्तर प्रदेश की 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और इसका राइट आंसर है 68.7%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि हंगरी स्टोन किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हंगरी स्टोन्स किसकी रचना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक बांग्ला में लघु कहानी है। ठीक है, एक बंगाली लघु कहानी है हंगरी स्टोन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये कहानी किसकी है? ये कहानी एक टैक्स कलेक्टर की है। लघु कहानी जो है इसके पात्र एक टैक्स कलेक्टर है जिस पर ये कहानी आधारित है, हंगरी स्टोन। और किसके द्वारा लिखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि उत्तर प्रदेश में पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है पुष्प नीलामी केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? नोएडा जिला यहाँ आपका राइट आंसर है। पुष्प नीलामी केंद्र जो है वो नोएडा में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न लेंगे अब हम और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 पे चलेंगे कि भारत रत्न की पुरस्कार की शुरुआत है वो कब की गई है। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो यहाँ आपका राइट आंसर है 1954। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और पहला जो भारत रत्न है जब ये शुरुआत की गई थी तो किसे दिया गया था? तो ये 3 लोगों को दिया गया था। एक है स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी, इन्हें दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। और एक दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और एक दिया गया था सीवी रमन को। वैज्ञानिक हैं जो सीवी रमन। इन्हें 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे अपना हम। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो पान के उत्पादन में अग्रणी है। ये आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पान के उत्पादन में अग्रणी है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का महोबा जो जिला है। यहाँ पर पान का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, महोबा जो है वो पान के उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। ये आपसे पूछा जा रहा है कि शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को जो पुरस्कार था वो कब दिया गया। ऑप्शन है 1978, 1979, 1981 या 1977। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1979 में। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था मानव कल्याण हेतु। किस लिए दिया गया था? मानव कल्याण हेतु ये पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को
19 दिसंबर 1979 को। ठीक है, कब दिया गया था? 19 दिसंबर 1979 को। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 पे चलेंगे अपना हम, कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। कौन सा है? शामली जिला जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी जिला, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर जिला। तो पश्चिमी जो है, ठीक है, पूर्वी जिला जो है ये आपका पश्चिमी हो जाएगा। पश्चिमी जिला है आपका बलिया, पश्चिमी जिला आपका बलिया, और पूर्वी शामली। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, और उत्तरी है आपका सहारनपुर, सहारनपुर, और दक्षिणी है आपका सोनभद्र। ठीक है, पश्चिमी जिला है आपका शामली, पूर्वी आपका बलिया, उत्तरी है सहारनपुर, यूपी का उत्तरी जिला है सहारनपुर, और सोनभद्र आपका दक्षिणी। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे आपसे सबसे पश्चिमी जिला पूछा था, तो वो आपका राइट आंसर है शामली। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो वो है किस देश से लगती है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो किस एक देश से लगती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो मात्र एक देश से लगती है। वो देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, नेपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल देश से लगती है। अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है, हो जाएगा यहाँ पे आपका, कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये आपसे पूछ रहा है प्रत्येक वर्ष वह दिन कब मनाया जाता है जब भगत सिंह को फांसी दी गई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये लोग, इनका जो योगदान था वो एक भारत की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस कारण 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि भगत सिंह को इस दिन फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं अब हम, कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ये आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री वी गिरी या श्री बी डी जत्ती। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, और ये दूसरे राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, कब? ये 1962 में दूसरे राष्ट्रपति का पद भी इन्हें ग्रहण किया था। पहले प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये भारत के, एवं दूसरे राष्ट्रपति 1962 में बने थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो गए? तो वो आपके थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में है आपके 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या 31 दिसंबर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वो आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर यहाँ आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम, और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 होगा। और प्रश्न नंबर 25 पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप वीडियो पसंद आता है आपको तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो कोई यूपी पीटी की तैयारी में लगा हुआ है उसके लिए ये जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 25 है आपका, रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है। ऑप्शन में है ललितपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र या भदोही। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिहंद घाटी परियोजना जो है वो सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर है। सोनभद्र के पिपरी नगर में पड़ती है आपके ये रिहंद घाटी परियोजना। आपका राइट आंसर है यहाँ पर सोनभद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका,
कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून या 22 जून। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया था। और इसकी थीम आपको बता दें, थीम जो थी 2023 की विश्व वानिकी दिवस की थी वो थी वन और स्वास्थ्य। वन और स्वास्थ्य ये विश्व वानिकी दिवस 2023 की थीम थी, जो कि कब मनाया जाता है? जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 27 लेंगे अपना हम कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। लखनऊ में स्थित है आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसका जो संस्थान है वो आपका पड़ता है लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि 88,000 ऋषियों की भूमि किसे कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपके मेरठ, हस्तिनापुर, नैमिषारण्य, सीतापुर या अयोध्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 88,000 ऋषियों की भूमि जो है ऑप्शन नंबर सी, नैमिषारण्य सीतापुर को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? नैमिषारण्य सीतापुर को 88,000 ऋषियों की भूमि कहा जाता है, जो कि लखनऊ की गोमती नदी के तट के पास है। ये स्थान कौन सा? नैमिषारण्य सीतापुर। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था। ये आपसे प्रश्न आज पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी को मोक्ष जो है वो ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। ठीक है, बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारत में प्रथम मुगल सम्राट पूछा है कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन है शाहजहां, बाबर, हुमायूं या अकबर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर जो है वो प्रथम मुगल सम्राट था। 1526 ईस्वी में मुगल सम्राट की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, तो बाबर को प्रथम मुगल सम्राट माना जाता है। ठीक है, 1526 में जब भारत में मुगल सम्राट का उद्भव हुआ था, तो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बाबर के द्वारा। तो बाबर ही आपका प्रथम मुगल सम्राट था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा कि युकी भावरी का संबंध किस खेल से है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि युकी भावरी जो है उनका संबंध किस खेल से है। तो आपको बता दें युकी भावरी जो है वो एक प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, इनका संबंध किससे है? तो ये एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं युकी भावरी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आप स्पीड से सॉल्व करेंगे जिससे कम समय में कई सारे एग्जाम जो हैं वो आपके सॉल्व हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि माइकल फेल्प्स जो है वो किस खेल से संबंध रखते हैं। पोलो, मोटोजीपी, तैराकी या क्रिकेट। तो ये बता दें कि ये विश्व के सबसे अच्छे तैराक हैं। इनका संबंध जो है वो स्विमिंग यानी तैराकी से है। ठीक है, ये विश्व चैंपियन है तैराकी में माइकल फेल्प्स, और इन्हें उपनाम से बुलाते हैं द बाल्टीमोर बुलेट। इनके उपनाम है द बाल्टीमोर बुलेट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि द बाल्टीमोर बुलेट किसका उपनाम है, या फ्लाइंग फिश, एक नाम इनका और है फ्लाइंग फिश। ठीक है, एक है आपका माइकल फेल्प्स जो है वो तैराकी से संबंध है, और जिनका जो उपनाम है तो द बाल्टीमोर बुलेट और फ्लाइंग फिश के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे अब, और क्वेश्चन नंबर 22 ले लेंगे अपना, कितना है, क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है। ऑप्शन है आपकी हॉकी, पोलो, क्रिकेट या फुटबॉल। तो आपका राइट आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपको नज़र आ रहा है क्रिकेट। कहाँ किसका संबंध है? ईरानी कप का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट यहाँ आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे अब हम अपना। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका
कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिपीटेड हो जाए, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऑप्शन है आइस हॉकी, फुटबॉल या बेसबॉल या हैंडबॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। क्या बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। ये आपसे पूछा जा रहा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, विलियम स्टार्जन, हेनरी बैकरल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा 1875 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा आपका कि विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये आपसे पूछा जा रहा है कि विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है मंडल, लैमार्क, डार्विन या न्यूटन। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा ही विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन में है 1 जुलाई 2010, 6 मई 2018 या 28 अगस्त 2014 या 25 जून 2013। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 28 अगस्त 2014 को। अब अगला प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 38 लेंगे अपना हम कि स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, 12 अक्टूबर 2014, 5 नवंबर 2015 या 12 नवंबर 2015। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 पर की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान से इसकी शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी जयंती जब पड़ती है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा आपका कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन में है 17 जनवरी 2012, 15 जनवरी 2013, 11 अक्टूबर 2014 या 15 अक्टूबर 2014। तो यहाँ आपका राइट है ऑप्शन नंबर सी, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है वो 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। उस दिन क्या पड़ता है, तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक जो हैं, जयप्रकाश नारायण की जयंती पे, जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पे 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। जयप्रकाश नारायण जी को लोक जो है लोकनायक के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से, लोकनायक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 40 है आपका कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान को पहली बार जो है वो 1950 में संशोधित किया गया था। ठीक है, 1950 से 1951। ठीक है, 1950 में बात हुई थी संशोधन की, लेकिन जो पहली बार संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 यहाँ आपका राइट है, 1951 आप लोग संशोधन जो है 1951 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 लेंगे अपना हम कि हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ आपका ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 लोगों को हाल ही में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो 3 लोगों को हाल ही में जो है भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 3 लोगों को, कौन कौन है वो 3 लोग, तो आपको बता दें, एक है पियरे
एक पियरे को दिया गया है और एक है फेरेंक, पियरे, फेरेंक और एनियल, ये इनके थोड़े थोड़े शॉर्ट नाम हैं, ठीक है। पियरे, फेरेंक, एनियल को, ये 3 लोग हैं, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन है आपका। हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को भारत में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछा जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा वो भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 2 अक्टूबर को 2 लोगों की जयंती मनाई जाती है, एक तो महात्मा गांधी है और एक है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा तो जारी किया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है, जीलैंडिया, ठीक है। उसका नाम है जीलैंडिया। जो 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है वैज्ञानिकों ने, 8वां महाद्वीप भी ढूंढ लिया है, उसका नाम क्या है, जीलैंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे दिवस किस दिन को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। रेबीज जो एक बहुत ही घातक बीमारी है, ये आपसे पूछ रहा है किस दिन, किस तारीख को मनाया जाता है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर को। कब मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज जो है अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, तो वो थे दीपेंद्र सिंह एरी हैं नेपाल के, ठीक है। ये नेपाल के खिलाड़ी हैं जो हाल ही में T20 में अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं, ठीक है। कौन, दीपेंद्र सिंह एरी। किसके खिलाफ लगाया था, तो मंगोलिया के खिलाफ इन्होंने अपना ये अर्धशतक बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है, तो आपको बता दें ये भारत का तो पहला सौर मिशन है। भारत का कौन सा पहला सौर मिशन है, आदित्य L1, लेकिन दुनिया भर का ये 23वां सौर मिशन है। ऑप्शन नंबर सी 23वां सौर मिशन है। कब लॉन्च किया गया था, इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चंद्रयान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब सौर मिशन इन्होंने लॉन्च कर दिया है 2 सितंबर को, जो दुनिया भर का 23वां व भारत का पहला सौर मिशन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 लेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा आपका। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए CFO बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो अमेरिका इलेक्ट्रिक कार कंपनी है टेस्ला, उसके नए CFO कौन बने हैं। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं, तो वो हैं आपके भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं वैभव तनेजा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है, वैभव तनेजा जो हैं वो टेस्ला के नए CFO बने हैं। कौन बने हैं, टेस्ला के नए CFO बने हैं वैभव तनेजा, मुख्य वित्त अधिकारी का पद इन्होंने संभाला है, जो कि भारतीय मूल के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि हाल ही में किसे जापानी स्पोर्ट ब्रांड आस्किस इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। एस्किक्स जो इंडिया की, जापान की एक स्पोर्ट्स ब्रांड की कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किससे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धा कपूर को जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, श्रद्धा कपूर को। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे अपना हम कि हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। आपसे ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है हमारे भारत देश ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, भारत ने हाल ही में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने ईरान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ईरान को हरा के
32 से हराकर भारत ने अपना ये खिताब 2023 का कबड्डी चैंपियनशिप का अपने नाम कर लिया है। और लास्ट और आखिरी प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 50 कि कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी तथा सीईओ बने हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी या सीईओ बने हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहित जावा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। रोहित जावा ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ का पद अपने नाम किया है। ठीक है, किसका? नए एमडी तथा सीईओ के पद को अपने नाम कर लिया है। किसने? रोहित जावा। यहाँ आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही चुने हुए हमने सभी से लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।